हर क्लिक, हर लाइक, हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के पीछे कानूनों और नियमों की एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी डिजिटल लाइफ को कंट्रोल करती है। आज हम भारत की इसी डिजिटल रूल बुक को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे डेटा, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी ऑनलाइन सेफ्टी के लिए क्या मायने रखती है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है, क्या हमारी डिजिटल दुनिया में कोई कानून नहीं है? मतलब एक तरह का वाइल्ड वेस्ट? अक्सर ऐसा महसूस होता है ना? पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो दुनिया हमें कभी-कभी बिना किसी नियम कानून की लगती है, वो असल में कानूनों के एक बहुत मजबूत ढांचे पर खड़ी है, जो हमारे हर ऑनलाइन एक्शन को गाइड करता है। और ये समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की हमारी चर्चा में हम 5 मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले डिजिटल रूल बुक की एबीसी समझेंगे। फिर देखेंगे कि कंपनियां अपना डिजिटल किला कैसे बनाती हैं। इसके बाद बात होगी ऑनलाइन आइडियाज़ पर हमारे हक की। फिर फोकस करेंगे हमारे डेटा और हमारे अधिकारों पर। और आखिर में जानेंगे कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो अपराध और उसके नतीजे क्या होते हैं। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, द डिजिटल रूल बुक। यहां हम सबसे बेसिक सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर हमें इंटरनेट के लिए इन सब नियमों की जरूरत ही क्यों है। देखिए, हर मजबूत बिल्डिंग की एक नींव होती है ना? साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में वो नींव है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी या आईएसपी। अब ये क्या है? आसान भाषा में ये किसी भी कंपनी का अपना डिजिटल संविधान है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो बताता है कि कंपनी अपने कीमती डेटा, सिस्टम्स और बाकी डिजिटल चीज़ों को हैकर्स और खतरों से कैसे बचाएगी। तो सवाल ये है कि ये पॉलिसीज इतनी ज़रूरी क्यों हैं? वेल, इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो ये हमारे सेंसिटिव डेटा के लिए एक शील्ड का काम करती है। दूसरा, ये तय करती है कि सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये साइबर हमलों को रोकने में मदद करती है। और हाँ, आईटी एक्ट और डीपीडीपी एक्ट जैसे कानूनों का पालन भी सुनिश्चित करती है। और इन सब से ऊपर इसी से कस्टमर्स और पार्टनर्स का भरोसा बनता है। बिना इस पॉलिसी के कोई भी कंपनी डिजिटल दुनिया में बस भटकती रह जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि क्यों ये जरूरी है। तो चलिए अब कैसे बनाते हैं? मतलब कंपनियां असल में अपना ये डिजिटल किला बनाती कैसे हैं? देखिए, एक मजबूत डिजिटल किला रातों रात नहीं बनता। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, ये 10 स्टेप का एक रोड मैप है। शुरुआत होती है प्लानिंग से, मतलब अपनी मौजूदा स्थिति को समझना, लक्ष्य तय करना और एक टीम बनाना। फिर पॉलिसी को लिखा जाता है और उसे अप्रूव किया जाता है। इसके बाद असली एक्शन शुरू होता है, पॉलिसी को लागू करना, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना। और सबसे जरूरी बात, ये यहीं खत्म नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाला काम है, जिसमें निगरानी, ऑडिट और सुधार शामिल हैं, ताकि ये किला हमेशा मजबूत बना रहे। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर चलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी। आसान भाषा में कहें तो ऑनलाइन दुनिया में हमारे आइडियाज पर हमारा हक। ये सेक्शन इसी के बारे में है कि हमारे क्रिएशन और आइडियाज को कानूनी तौर पर कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आईपी आखिर है क्या? बहुत आसान है। ये हमारे दिमाग की कोई भी क्रिएशन हो सकती है। कोई नया आविष्कार, कोई गाना, कोई सॉफ्टवेयर या किसी कंपनी का लोगो। कानून इन क्रिएशंस को वैसे ही प्रोटेक्ट करता है जैसे वो हमारी जमीन या घर को करता है। मतलब ये हमारे आइडियाज पे हमारा कानूनी मालिकाना हक है। आईपी के भी कई अलग अलग टाइप होते हैं, जैसा हम इस टेबल में देख सकते हैं। कोई किताब या सॉफ्टवेयर कोड कॉपीराइट के अंडर आता है। किसी नई मशीन या दवा का पेटेंट होता है। नाइकी का लोगो एक ट्रेडमार्क है। कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला एक ट्रेड सीक्रेट है। यहाँ तक कि दार्जिलिंग चाय या बनारसी साड़ी जैसी खास जगहों की चीज़ों को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से प्रोटेक्शन मिलती है। आइए कॉपीराइट को थोड़ा और समझते हैं। जैसे ही कोई ओरिजिनल काम, मान लीजिए कोई गाना या कोई आर्टिकल तैयार होता है, कॉपीराइट अपने आप क्रिएटर को मिल जाता है। ये एक कानूनी अधिकार है जो क्रिएटर को पूरा कंट्रोल देता है कि उनके काम को कौन कैसे इस्तेमाल करेगा। हाँ, लेकिन किसी भी कानूनी पचड़े से बचने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करवाना हमेशा एक समझदारी भरा कदम होता है। अब बात करते हैं पेटेंट की। ये कॉपीराइट से अलग है। कॉपीराइट किसी आइडिया को लिखने या गाने के तरीके को बचाता है, जबकि पेटेंट सीधे उस आइडिया या आविष्कार को ही बचाता है। ये एक इन्वेंटर को 20 साल के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स देता है कि वो अपने आविष्कार को बना सकता है, बेच सकता है या इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ, इसके लिए बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है। ये स्लाइड कॉपीराइट और पेटेंट के बीच के सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी।
देखिए, सबसे बड़ा फर्क क्या है? कॉपीराइट बचाता है आइडिया को एक्सप्रेस करने के तरीके को, जैसे कोई किताब। वहीं पेटेंट बचाता है एक नए आविष्कार को, जैसे कोई नई मशीन। एक और बड़ा अंतर है रजिस्ट्रेशन का। कॉपीराइट ऑटोमेटिक है, पर पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है, और इनकी प्रोटेक्शन का टाइम भी बिल्कुल अलग-अलग है। चलिए अब बात करते हैं सीधे हम सब की। ये सेक्शन हमारे बारे में है। हम भारत के लैंडमार्क कानून डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पर फोकस करेंगे। इस कानून ने हम सबको अपने पर्सनल डेटा पर ऐसा कंट्रोल दिया है जो पहले कभी नहीं था। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 250 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो जुर्माना है जो डीपीडीपी एक्ट के तहत किसी कंपनी पर लग सकता है अगर वो हमारे पर्सनल डेटा को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। ये एक बहुत ही सीधा और मजबूत मैसेज है। भारत में अब डेटा प्राइवेसी को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। तो ये कानून हमें क्या ताकत देता है? अब हम किसी भी कंपनी को अपना डेटा इस्तेमाल करने की सहमति दे सकते हैं और जब चाहें वो सहमति वापस भी ले सकते हैं। हम ये भी पूछ सकते हैं कि उनके पास हमारा कौन सा डेटा है। हम अपने गलत डेटा को ठीक करवा सकते हैं या उसे हमेशा के लिए डिलीट भी करवा सकते हैं। और अगर कोई कंपनी हमारी बात नहीं सुनती तो हमारे पास शिकायत करने का भी पूरा अधिकार है। जाहिर है, जहां हमारे अधिकार हैं वहीं कंपनियों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। उन्हें हमारा डेटा लेने से पहले साफ साफ हमारी सहमति लेनी होगी। वो हमारे डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए कर सकते हैं जिसके लिए सहमति ली गई है। उन्हें कम से कम डेटा इकट्ठा करना चाहिए और सबसे ज़रूरी, उन्हें हमारे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत इंतजाम करने होंगे। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि डिजिटल कानून तोड़ने के नतीजे क्या होते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ भारतीय साइबर कानून की असली ताकत दिखती है। ये टेबल बिल्कुल साफ करती है कि साइबर क्राइम कोई मजाक नहीं है। हैकिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे अपराधों के लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं साइबर टेररिज्म जैसे गंभीर अपराधों में सजा सीधे उम्र कैद है। और जैसा हमने पहले देखा, पर्सनल डेटा ब्रीच करने पर कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। ये कानून असली हैं और इनके नतीजे भी उतने ही सीरियस हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, साइबर कानून पत्थर की लकीर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ लगातार बदलता रहता है। ये टाइमलाइन यही कहानी बताती है। साल 2000 में पहले आईटी एक्ट से लेकर 2008 में नए अपराधों को जोड़ने, 2021 में सोशल मीडिया की जवाबदेही बढ़ाने और 2023 में डीपीडीपी एक्ट आने तक ये सफर जारी है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि एआई और डीपफेक जैसे नए खतरों से निपटने के लिए कानून को हमेशा अपडेट रहना होगा। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पावरफुल हो रहा है, हमें खुद को बचाने के लिए किन नए डिजिटल अधिकारों की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें ये जानने का हक होना चाहिए कि किसी एआई ने कोई फैसला क्यों लिया? या शायद ये अधिकार कि कोई एआई हमारे बारे में अपनी राय ना बनाए? ये एक ऐसी बहस है जो अभी शुरू हुई है और यही हमारे डिजिटल भविष्य को तय करेगी। सोचने के लिए शुक्रिया।